अस्सलाम वालेकुम ब्यूटी फैमिली। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है हाउ टू स्टडी फास्ट एंड इफ़ेक्टिव फॉर CSS एंड PMS। तो आज मैं जिस मसले को एड्रेस करने जा रही हूँ अपनी वीडियो में, वो मसला ये है कि एस्पिरेंट्स पढ़ने तो बैठते हैं 8 घंटे 9 घंटे, ठीक है, लेकिन उसमें से नतीजा कुछ नहीं निकलता। मिसाल के तौर पे आपने कल 8 घंटे पढ़ा, यानी आप किताबें लेकर अपने स्टडी टेबल पे बैठे रहे, लेकिन जब आप उसमें से ये एनालाइज़ करें कि आपने इन एक्चुअल कितने चैप्टर्स कवर किया, आपने कितना सिलेबस कवर किया, तो आपने एक भी टॉपिक कवर नहीं किया होता। उसकी वजह क्या है, ठीक है, इस मसले को कैसे टैकल करना है, इसको हल कैसे करना है, क्योंकि अगर ऐसे ही होता रहा तो फिर जब एक भी चैप्टर आप नहीं कर पाएंगे तो इस तरह से क्या होगा कि सिलेबस ऑब्वियसली रहता रह जाएगा और फिर टाइम कम आ जाएगा, और फिर कम टाइम में तो वो होना ही इम्पॉसिबल है और इवेंचुअली आप CSS की जर्नी से ही बाहर हो जाएंगे। इसलिए अगर आप लोगों के साथ ये मसला आ रहा है तो इस वीडियो को पूरा देखें, ठीक है। मैं वो चीज़ें आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ जो कि मैं खुद भी अपने पे अप्लाई करती हूँ, ठीक है, और मेरे लिए ये काम करती हैं, तो होपफुली आप लोगों के लिए भी ये काम करेंगी। और वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि कोई भी पॉइंट आपका स्किप ना हो सके। वीडियो को बाकायदा स्टार्ट करने से पहले आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू ऑल काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल। विद द हेल्प ऑफ साइंटिफिक लिटरेचर, जो कि साइकोलॉजी और न्यूरोसाइंस की रिसर्च स्टडी से लिया गया है, हमें ये पता चलता है कि देयर आर सम फैक्टर्स विच आर इम्पोर्टेंट इन दिस रिगार्ड। और वो फैक्टर्स कौन कौन से हैं? स्टडी टाइम, स्टडी लोकेशन, इनपुट, स्टोरेज, रिट्रीवल। ये 5 फैक्टर्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं कि आपकी स्टडी को किस तरह से इफ़ेक्टिव बनाया जाए, ठीक है। क्योंकि पढ़ लेना काफ़ी नहीं है, उसको याद करना और उसको बाद में इंफॉर्मेशन को रिट्रीव करना और पेपर में रिप्रोड्यूस करना, ये असल चीज़ है जो कि एस्पिरेंट्स को चाहिए। तो जी बगैर किसी डिले के 1 बाय 1 इन फैक्टर्स की डिटेल देख लेते हैं। तो सबसे पहला फैक्टर है स्टडी टाइम। हाउ मच यू यूज़, हाउ यू यूज़ इट। ये 2 चीज़ें हैं जो इसमें मायने खेज हैं, यानी आप कितना टाइम ले रहे हैं स्टडी में और उसको किस तरह से यूटिलाइज़ कर रहे हैं, ठीक है। ये कोई शाबाशी नहीं होती है कि आपने 8 घंटे पढ़ा है या 10 घंटे पढ़ा है। असल चीज़ ये है कि आपने क्या पढ़ा है, उसमें से आपने निकाला क्या है, आपको हासिल क्या हुआ है, ठीक है, आपने रिप्रोड्यूस क्या किया है, ठीक है। असल चीज़ वो होती है आपने सीखा क्या है, असल चीज़ ये है। और आपने कितना सीखा है ये डिपेंड करता है इस फैक्टर पे कि आपने किस तरह से टाइम को यूटिलाइज़ किया है। ये जो लाइन है हाउ यू यूज़ इट, ठीक है, तो ये जो हाउ है ना, यही डिसाइड करेगा कि आपने जो पढ़ा 8 घंटे, ठीक है, उसमें से आपने कितना फ्रूटफुल आपने उसमें से नतीजा निकाला, यानी कि आपने कितने सिलेबस के चैप्टर्स कवर किए उन 8 घंटों में। अक्सर ये होता है कि यू फाइंड इट योर आइज़ आर क्रॉसिंग अ पेज ऑफ टेक्स्ट बट नथिंग इज रजिस्टरिंग इन योर माइंड। अब ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपका उस वक्त जो अटेंशन है आपकी वो कहीं और होती है, वो बुक की तरफ नहीं होती। That's how our memory works। सबसे पहले सेंसरी इन्फॉर्मेशन को विद द हेल्प ऑफ अटेंशन, यानी कि अटेंशन देंगे तो आप उसको मीनिंगफुल बनाएंगे ना, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ अटेंशन उसको कन्वर्ट किया जाता है शॉर्ट टर्म मेमोरी में, और शॉर्ट टर्म मेमोरी जो कि सिर्फ लेस दैन 1 मिनट की होती है, ठीक है। अगर उसको मतलब कि अनरिहर्स छोड़ दिया जाए तो आपको 1 मिनट के बाद वो भूल जाएगी, लेकिन अगर उसको बार बार रिहर्सल की जाए, ठीक है, उस चीज़ को समझा जाए, उस चीज़ को मीनिंग दिया जाए, ठीक है, देन वो मूव कर जाती है लॉन्ग टर्म मेमोरी में। और शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में कैसे आपने मूव करना है इन्फॉर्मेशन को, डेटा को, वो भी इसी वीडियो में मैं आपको आगे बताने वाली हूँ। और ऑब्वियसली शॉर्ट टर्म मेमोरी से तो गुजारा नहीं होना CSS एस्पिरेंट्स का। उनको चाहिए कि वो जो भी डेटा याद करें वो उनकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव हो, ना कि शॉर्ट टर्म मेमोरी। अब ये मसला है कि आप पढ़ तो रहे होते हैं लेकिन आपका दिमाग रजिस्टर नहीं कर रहा होता, क्या आप अपने पढ़ने की स्पीड को बढ़ा दीजिए। इसकी मिसाल इस तरह से दी जा सकती है कि जब आप एक गाड़ी चला रहे हैं, ठीक है, और गाड़ी आप चला रहे हैं स्लो स्पीड पे, तो आप साथ साथ मोबाइल भी यूज़ कर सकते हैं, आप साथ साथ बाहर की सीनरी भी इंजॉय कर सकते हैं। ऑन दी कॉन्ट्रेरी आपकी गाड़ी की स्पीड बहुत ज़्यादा फास्ट है, तब ऑब्वियसली आप तो रिस्क नहीं लेंगे मोबाइल यूज़ करने का, या साइड पे क्या गुजर गया आपको इतना अंदाज़ा नहीं होगा। आपकी जो कंसंट्रेशन है वो सिर्फ़ और सिर्फ खालिस्तन सामने की तरफ होगी और
ड्राइविंग पे होगी जो असल काम आप कर रहे हैं। सही है, तो ये एक नेचुरल फिनोमेना है। ठीक है, जब आप किसी भी एक्टिविटी की स्पीड बढ़ाते हैं आप मज़ीद कॉन्सेंट्रेट होकर वो काम करते हैं। नेक्स्ट टिप जो मैं आपको देना चाहूँगी रिगार्डिंग स्टडी टाइम को प्रोडक्टिव बनाने के लिए, वो मैं आपको अपना मेथड बताती हूँ जो मैंने ही डिवाइस किया है और मैं अपने लिए यूज़ करती हूँ। वो ये कि मैं जब पढ़ने बैठती हूँ तो मैं क्या करती हूँ कि मैं एक टेबल बना लेती हूँ। ठीक है, मिसाल के तौर पे अगर मैंने 8 बजे पढ़ाई स्टार्ट की है, ठीक है, मिसाल के तौर पे, तो मैं क्या करती हूँ कॉलम्स बना लेती हूँ। आपको स्क्रीन पे भी शो कर देती हूँ बनाकर। मैं कॉलम्स बना लेती हूँ, ठीक है, और हर घंटे का मेरा अलग कॉलम होता है। सही है, एक तरफ मैं 8 to 9, 9 to 10, 10 to 11, जितने भी घंटे, मुझे ज़ाहिर है पता होता है कि मैंने इतने घंटे भी बैठ के पढ़ना है। मैं हर घंटा ख़त्म होने के बाद लिखती हूँ कि मैंने इसमें क्या किया है। इसी तरह से आप भी लिखें। अगर किसी घंटे बीच में नहीं भी पढ़ा तो वो भी आपने जो भी आपने मतलब उसमें खाना खाया है या खाना बनाया है या कोई इंटरप्शन आ गई है या आपने उठ के नमाज़ पढ़ी है, ज़ाहिर है नमाज़ में घंटा तो नहीं लगता, लेकिन चलें कोई भी आपने उसमें एक्टिविटी की है तो आप उस घंटे के आगे लिखें कि आपने ये किया है। सही है, उसके बाद एट द एंड ऑफ द डे आप उसमें से अपने प्रोडक्टिव घंटे निकालें और किसी और कलर से यानी कि प्रोमिनेंट कलर के मार्कर से आप उस पेज पर लिख दीजिए कि जी प्रोडक्टिव आवर्स इतने। सही है, अब टोटल फिर आप ये नहीं कह सकते कि मैं 8 घंटे पढ़ा है और निकलने उसमें से 4 ही हैं। सही है, तो इस तरह से क्या होगा कि एक सेल्फ असेसमेंट आपकी होगी। ठीक है, और इस एनालिसिस के बाद आप नेक्स्ट डे आप कोशिश करेंगे कि नहीं पिछले टाइम 4 निकले थे, इस दफ़ा मैंने 5 घंटे जो हैं प्रोडक्टिव निकालने हैं। सही है, तो ये मैं इस तरह से करती हूँ, मुझे तो फ़ायदा होता है, आप इस तरह से करके देखिएगा। अगर आपको इस तरह से फ़ायदा होता है तो वेल एंड गुड। उसके अलावा एक और टिप जो है वो ये है कि आप ऐसा कर सकते हैं कि आप जब भी कोई काम करें टाइमर लगा के करें। ये हमेशा मैं अपनी वीडियोस में बताती होती हूँ कि टाइमर लगाना बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होता है, क्योंकि फिर ये होता है कि आप एक ही काम सारा दिन नहीं करते रहते। फॉर एग्जांपल अगर आपने प्रेस ही करनी है तो आप घंटे का टाइमर लगा लें या 40 मिनट्स का लगा लें। ठीक है, अदरवाइज़ तो आपको पता है कुछ प्रेसेस तो इतनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती हैं कि सारा सारा दिन भी आपका उस पर लग जाएगा अगर आपने अपने आप को रिस्ट्रिक्ट ना किया तो। अच्छा जी, ये तो सारी डिस्कशन हो गई हमारी स्टडी टाइम को लेकर। अब अगला फैक्टर हम डिस्कस करते हैं विच इज़ स्टडी लोकेशन। स्टडी लोकेशन में क्या है फर्दर, वेयर एंड व्हेन टू स्टडी। अच्छा, अब वेयर का मतलब ये है कि आप किस जगह बैठ के पढ़ते हैं, वो भी मायने रखता है। सही है, अगर तो आपका कमरा मैसी सा है, ठीक है, बुक्स के आपने ढेर लगाए हुए हैं। ठीक है, मैंने एक पिक्चर देखी थी फेसबुक पे किसी एस्पिरेंट के स्टडी टेबल की, तो उसने क्या किया हुआ था कि स्टडी टेबल से लेकर छत तक किताबों के ढेर लगाए हुए थे। तो ऐसे नहीं करना, इस तरह तो आपको एंग्जाइटी होगी और किताबों को देख देख के कि अभी मैंने इतना ज़्यादा पढ़ना है, अब इतना कुछ रहता है मेरा कवर करने वाला। वो सही है, शर्म तो आएगी साथ साथ, लेकिन ये है कि शर्म से ज़्यादा आप एंग्जाइटी का शिकार हो जाएंगे। तो डिप्रेशन में नहीं जाना आपने सेन रहकर ही तैयारी करनी है और इंशाल्लाह इसको क्रैक करना है CSS को। तो आपका जो टेबल है वो बिल्कुल साफ़ सुथरा होना चाहिए। जो भी आपने किताब पढ़नी है, फॉर एग्जांपल ज़ाहिर है एक टॉपिक एक किताब से तो होता नहीं है, ये आपको भी पता है। जो भी डिफरेंट आपको नोट्स चाहिए, जो भी आपको 1-2 किताबें चाहिए, 1-2 मैगज़ीन्स चाहिए, उसके लिए आपको ज़ाहिर एक लैपटॉप चाहिए होगा साथ, या मोबाइल से आप सर्च वगैरह करना चाहते हैं, तो बस ये मुतल्लिका चीज़ें आपने अपने साथ रखनी है। ठीक है, और बाकी आपके टेबल पे कुछ भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, हाँ स्टेशनरी वगैरह की चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन बाकी आपने उस पर मैस क्रिएट नहीं करना। ये नहीं कि 12 के 12 सब्जेक्ट्स का सारा सामान पड़ा हुआ है और वो देख देख के आपके दिल को होल उठ रहे हैं कि ये भी अभी मैंने करना है और मैंने अभी कुछ भी नहीं किया। तो उससे ये होगा कि बस आप एंग्जाइटी का शिकार हो के आप इधर उधर भाग जाएंगे यानी कि एस्केप इख्तियार करेंगे, लेकिन आप कुछ करेंगे नहीं। ठीक है, इसलिए अपने दिमाग को रिलैक्स रखें, टेबल अपना साफ़ रखें, कमरा अपना साफ़ रखें, अपने आप को भी साफ़ रखें। ठीक है, और ये ज़रूरी है। ठीक है, ये आपकी मेंटल स्टेबिलिटी के लिए ये चीज़ें ज़रूरी हैं। उसके बाद दूसरी चीज़ है व्हेन टू स्टडी। अब इसका मतलब ये है कि हर बंदे का डिफरेंट हिसाब होता है
ठीक है। मिसाल के तौर पे किसी को मॉर्निंग टाइम में अच्छा याद हो रहा होता है, चीज़ें अच्छी समझ आ रही होती हैं, ठीक है। कोई नाइट आउल्स होते हैं, उनको रात के वक्त अच्छा याद होता है जब लोगों की ऑब्वियसली इतनी ज़्यादा इंटरप्शन नहीं होती। तो जो भी आपका टाइम है कंफर्टेबिलिटी का, तो आप उसी टाइम ही पढ़िए। ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। बस जब पढ़ें तो आप मेंटली रिलैक्स हों और फ्रेश हों, यानी नींद वगैरह आपकी पूरी हुई हो। तीसरी चीज़ है जी इनपुट, यानी कि हाउ यू एंटर नॉलेज इनटू मेमोरी। अब इसमें दो बातें आ जाती हैं। दो किस्म की मेमोरीज़ होती हैं, शॉर्ट टर्म मेमोरी और लॉन्ग टर्म मेमोरी। शॉर्ट टर्म मेमोरी ऑब्वियसली हमें चीज़ें थोड़ी देर के लिए याद रहती हैं और वो भूल जाती हैं। अब लॉन्ग टर्म मेमोरी के लिए ऑब्वियसली आपको डिफरेंट मेथड्स का सहारा लेना पड़ेगा। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि आपने शॉर्ट टर्म मेमोरी से डेटा को कैसे ट्रांसफ़र करना है लॉन्ग टर्म मेमोरी में, ठीक है, ताकि 5th तक जो भी डेटा आपने याद करना है CSS के लिए वो आपको ना भूले। स्पेस्ड रेपिटिशन टेक्निक। इसमें आपने क्या करना है, आपने डिफरेंट इंटरवल से पढ़ना है और इससे क्या होगा कि आपकी जो भी इंफॉर्मेशन शॉर्ट टर्म मेमोरी में है वो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में शिफ्ट हो जाएगी और वो आपको कभी नहीं भूलेगी। सही है, लेकिन ये तभी होगा जब आप इन इंटरवल्स पे रिवीजन करें, जो भी आपने पढ़ा है उसको रिवाइज़ करें। तो अच्छा जी, पहली रिवीजन कब होनी चाहिए या पहली रेपिटेशन कब होनी चाहिए? जैसे ही आपने पढ़ा है उसको दोबारा रिवाइज़ करें, ठीक है। सेकंड रिवीजन या रेपिटेशन 15 या 20 मिनट बाद। थर्ड 6 या 8 घंटों बाद। सही है। फोर्थ 24 घंटों बाद। अच्छा, ये तो हो गया हाउ टू मेमोराइज़ क्विकली। अब बात कर ली जाए हाउ टू मेमोराइज़ फॉर अ लॉन्ग टाइम। और ऑब्वियसली आपको तो लंबे अरसे के लिए याद करना है। अभी जिस तरह से जुलाई चल रहा है तो आपको तो फरवरी तक ज़्यादा चीज़ें तो याद रहनी चाहिए। अच्छा, तो इस केस में आपने क्या करना है, इस केस में आपने ये करना है कि फ़र्स्ट जो रेपिटेशन है वो जस्ट आफ्टर लर्निंग करनी है। उसके बाद सेकंड रेपिटेशन आपकी होनी चाहिए 20 या 30 मिनट बाद। थर्ड वाली होनी चाहिए आफ्टर 1 डे। फोर्थ वाली आफ्टर 2 to 3 वीक्स, यानी कि रख के छोड़ नहीं देना। सही है, आपने उसको रिवाइज़ करना है। उसके बाद फिफ्थ जो आपकी होनी चाहिए वो होनी चाहिए 2 से 3 महीने बाद। या कोई टाइमर लगा लें, ठीक है, या फिर आप कहीं लिख के रख लें, ठीक है। ये आपने इस तरह से इन इंटरवल्स पे चीज़ें रिवाइज़ करनी हैं, तभी वो आपको नहीं भूलेंगी। इसके अलावा इनपुट मेथड में डिफरेंट आप निमोनिक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। आप गूगल पे सर्च कर लीजिएगा या यूट्यूब पे इससे रिलेटेड वीडियोस देख लें कि निमोनिक्स की क्या क्या टेक्निक्स होती हैं। अगर उन टेक्निक्स का भी मैंने इस वीडियो में जिक्र किया तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए वो आप या तो सर्च कर लें या फिर मैं किसी और वीडियो में स्पेशली आपको निमोनिक्स की टेक्निक्स बताऊँगी। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट चीज़ आ गई स्टोरेज। हाउ यू सेव नॉलेज इन मेमोरी। अब इसमें जो डिफरेंट चीज़ें हैं वो मैं आपको बताती हूँ। अच्छा, अब आपने क्या करना है, लॉन्ग नोट्स बनाने हैं, उसके बाद आपने शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। अब शॉर्ट नोट्स में आपने हेडिंग्स बनानी हैं, सही है, यानी कि जो मेन हेड हैं वो ब्लैक और जो सब हेड हैं वो ब्लू कर लें, सही है। और उसके अंदर के जो पॉइंट्स हैं वो आप डिफरेंट कलर से कर लें, ठीक है। अब कलर्स मैं सिर्फ इसलिए कह रही हूँ ताकि आपका दिमाग उनको अच्छे से याद रखे, क्योंकि आपको पता है डिफरेंट कलर्स के दिमाग में डिफरेंट खाने बनते हैं, ठीक है। तो दिमाग उसको एज स्पेशल ट्रीट करता है। इस वजह से आप नोट्स में तो कलर्स का बेतहाशा इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ऑब्वियसली ओरिजिनल पेपर में आपने सिर्फ और सिर्फ ब्लैक एंड ब्लू पे रहना होता है। इसलिए चीज़ों को मेमोराइज़ करने के लिए अगर आप कलर मार्कर्स का यूज़ कर भी लें तो कोई मसला नहीं। मिसाल के तौर पे अगर आप किसी सवाल में आपने लिखना है इफ़ेक्ट्स, ठीक है, और आपने उसके सॉल्यूशंस लिखने हैं या थ्रेड्स लिखने हैं और फिर उसके वे फॉरवर्ड लिखने हैं, तो थ्रेड्स जो हैं वो आप रेड से लिख लें, जैसा कि नाम से भी ज़ाहिर है, और कलर भी वो ऐसा डेंजर वाला है, ठीक है, रेड कर लें, और वे फॉरवर्ड आप ग्रीन से कर लें, तो आपको एक याद रह जाएगा, ठीक है, आपके दिमाग में वो कलर के हिसाब से याद रह जाएगा। तो इस तरह के डिफरेंट आप कर सकते हैं। उसके अलावा स्टोरेज के लिए ये है कि आप फ़्लो चार्ट्स की सूरत में याद कर सकते हैं। फ़्लो चार्ट्स नहीं भूलेंगे, ये डिफरेंट डायग्राम्स बना लें, जिस भी तरीके से आप इसे हैं आप इस तरह से चीज़ों को स्टोर कर सकते हैं ताकि वो भूलें ना। अच्छा जी, अब पांचवी चीज़ है रिट्रीवल। रिट्रीवल का क्या मतलब है, हाउ यू गेट नॉलेज फ्रॉम मेमोरी। अब ये आसानी तो तभी होगी ना मेमोरी को रिट्रीव करने में जब आपने उसको अच्छे से स्टोर किया होगा।
तो ये जो चीज़ें हैं ये ऑब्वियसली एक दूसरे पे डिपेंड करती हैं। जितने अच्छे तरीके से आपने स्टोर किया होगा उतनी आसानी से अच्छे तरीके से आप रिट्रीव कर सकेंगे। मिसाल के तौर पे अगर आपने जम्बल्ड अप पेज है वो याद किया है जिसमें सारी की सारी राइटिंग एक ही वो बॉल पॉइंट से लिखी हुई है, ठीक है, ना कोई हेडिंग है, कुछ भी नहीं है, तो आप खुद बताएं, अपने आप से सवाल करें कि आपको वो याद रहेगा? नहीं, ठीक है, क्योंकि दिमाग उसको एक ही यूनिट कंसीडर करेगा। लेकिन इसकी बजाय अगर आपके पेज पे डिफरेंट कलर की डिफरेंट हेडिंग्स, डिफरेंट फ्लो चार्ट होंगे तो आपका दिमाग उसकी, जिस तरह कहते हैं ना वो पिक्चर सेव हो जाती है उसकी। इवन आपको ये भी याद रह जाएगा कि हाँ जो रेड कलर के थ्रेड्स थे वो पेज के ऊपर की तरफ थे और जो वे फॉरवर्ड था ग्रीन कलर का वो पेज के नीचे की तरफ था। आपको उसकी लोकेशन भी याद रहेगी। ये चीज़ इतनी ज़्यादा पावरफुल है कि आप किस तरीके से डेटा को स्टोर करते हैं, ठीक है। तो ज़ाहिर है जितने अच्छे तरीके से करेंगे उतने अच्छे तरीके से आप रिट्रीव भी कर सकते हैं। आई होप कि अगर आप इन पॉइंट्स पे अमल करेंगे तो आपको इनसे फ़ायदा होगा। मैं इसी तरह से टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करती रहती हूँ अपने चैनल पे। आप बाकी की वीडियोस को भी विज़िट करिएगा मेरे चैनल पे। होपफुली आपको पसंद आएंगी। वीडियो पसंद आने पे वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन करिएगा ताकि मेरे आगे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। दुआओं में लाजमी याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।